यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। मैं हूं समीर चौधरी और आप लोगों का वेलकम है हम सबके प्यारे से चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सेमिकॉन क्लासेस पर ये वीडियो जो अपलोड हुई है, इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। बेटा ये आपका कोर सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। और बेटा इस क्लास के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब ये हो गया कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रीडिंग्स में, इस आर्टिकल में या इस टॉपिक में है क्या। ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोग बेटा देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे पी बालाकृष्णा। दैट इज हमारी यूनिट नंबर 1 के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है पी बालाकृष्णा, मतलब ऑथर का नाम है बेटा ये पी बालाकृष्णा। और जो आर्टिकल का नाम है बेटा वो है द रिकवरी ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा। ठीक है बेटा, तो आज के डिस्कशन में हम लोग रिकवरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें बेटा मैं आपको इस पूरे आर्टिकल को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके साथ साथ गाइस आखिर में, वीडियो के आखिर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो सारे डिस्कस करूंगा। और गाइस साथ साथ देखो समझना, जब एग्जाम में आपको इंडियन इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो बेसिकली आपका बस टैलेंट ये होना चाहिए, आप में टैलेंट ये होना चाहिए कि आपको ये पता लग जाए क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन कौन से आर्टिकल से कनेक्टेड है और उस आर्टिकल में से क्या बात पूछी है। और बेटा जब क्वेश्चन के वेटेज अगर मान के चलो 15 मार्क्स का होता है तो ध्यान रखना 15 मार्क्स में से जो वो पूछते हैं वो तो बेसिकली सिर्फ 5 to 8 मार्क्स का पूछते हैं। यानी मान लो ये क्वेश्चन नेहरू एरा का है, द रिकवरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा। आपने जज कर लिया कि ये जो आर्टिकल, ये जो क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, वो इस टॉपिक में से आया है। लेकिन इस टॉपिक में से बेटा वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछेंगे आपसे, पर्टिकुलर पॉइंट। यानी यानी वो या तो आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको बता देते, उनको शायद पता होगा कि वकील ब्रह्मानंद एंड नेहरू, वकील ब्रह्मानंद एंड नेहरू महालनोबिस, इन दोनों के बीच में या इन जो है चारों के बीच में कंपैरिजन क्या होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन की वेटेज बेटा 5 to 8 मार्क्स की है, लेकिन जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। आप लोग कंफ्यूज के सर, इन्होंने तो बस छोटी सी बात पूछ ली, उसका तो आंसर मैंने लिख दिया, लेकिन आउट ऑफ 15 मार्क्स 15 चाहिए हमें, तो मुश्किल है ना। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उस आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है वहां पर। यानी 15 मार्क्स के अंदर 5 to 8 मार्क्स का उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन कनेक्टेड होगा उसमें, मान लो कंपैरिजन टाइप। और जो जो बचे हुए रिमेनिंग मार्क्स है, मान लो 10 से 7 से 10 नंबर का बेटा जो क्वेश्चन होगा उसमें बेटा आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लोग से आर्टिकल एक्सप्लेन करने का मतलब बेटा देखो आर्टिकल एक्सप्लेन, आर्टिकल को इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि उन्होंने जो पूछा वो आपको ना कनेक्टिविटी आ जाए। और ध्यान रखना इस पेपर के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर लेंथ ऑफ द आंसर बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 600 वर्ड्स का आंसर, कम से कम 600 वर्ड्स का आंसर, या फिर मैं तो और बोलूंगा कि 800 से 1200 वर्ड्स का आंसर लिखो आप, जरूरी है। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप लिखते भी हो तो ये जो आपको 5 to 7 पेजेस, ठीक है बेटा, 5 to 7 पेजेस का बेटा आपको आंसर लिखना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो काफी अपने आप में काफी हैवी आंसर होता है। ठीक है, 4 पेज तो आप नॉर्मली लिख देते हो, वो तो मुझे मालूम है, बट आपको 5 से 7 पेजेस लिखने हैं बेटा, जिसमें आपको उस आर्टिकल को भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बेटा, तो यही डिस्कशन है, बाकी बेटा मैं पढ़ाता जाऊंगा, तो बीच बीच में जो भी डिस्कशन आएंगे, बीच बीच में अगर कोई कहीं पर क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा तो बेटा वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, द रिकवरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेहरू एरा। देखो बेटा, जस्ट अगर एक हम यहाँ पे डिस्कशन बात करें तो ये जो नेहरू एरा है, बेसिकली ये जो एरिया, ये जो टाइम पीरियड है, द रिकवरी ऑफ इंडिया, ग्रोथ इन द नेहरू एरा, बेसिकली बेटा ये जो कंसेप्ट है, ये क्यों इतना ज्यादा फेमस हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बिल्कुल इनिशियल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा एक पीरियड था 1950 से लेकर 1964, ये एक पीरियड था जिस पीरियड को हमने नेहरू एरा नाम दिया, क्योंकि बेटा इस पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर इस पीरियड के एरिया में, इंडिया के अंदर मल्टीपल टाइप्स की प्लानिंग लग रही थी, मल्टीपल टाइप्स की प्लानिंग लग रही थी।
और जिसका टारगेट था ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब कुछ इकोनॉमिक्स ने इसको नेहरू एरा क्यों बोला, रीजन इस बात का, देखो बेटा इस बात का रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली समझना, क्योंकि 1950 एक ऐसा पीरियड था, 1950 एक ऐसा पीरियड था जब प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। मैं आपको बता दूं तो बेटा 1950 एक ऐसा पीरियड था जब प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की नींव रखी गई थी। और 1964, अच्छा एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन की नींव रखी गई थी और प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है, ये अब उस टाइम थे और नॉर्मली अभी भी जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली बेटा, क्योंकि चेयरमैन पीएम इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, तो इसलिए नेहरू जी का नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आया था, क्योंकि he was the part of all types of policies जो इकोनॉमी के अंदर इंप्लीमेंट करनी थी फॉर दी ग्रोथ। ठीक है, लेकिन 1964 इसका स्पैन क्यों माना जाता है, क्योंकि दैट वाज द डे जब नेहरू जी की डेथ हुई थी। तो पॉइंट क्या है कि नेहरू जी को चेयरमैन बनने से लेकर उनकी डेथ तक का जो पीरियड माना गया, यानी ये नॉर्मल 14 इयर्स को नेहरूयन एरा माना गया, दैट इज नेहरू एरा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर। और उसके बाद में बेटा देखिए, ये जो मतलब ये जो मॉडल था, जब नेहरू जी एक तो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, और जब बेटा वो चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने बेसिकली जब वो पॉलिसीज बना रहे थे तो उनके साथ में एक इकोनॉमिक्स और थे जिनका नाम था महालोनोबिस। महालोनोबिस, ठीक है, नॉर्मली महालोनोबिस, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में जो आईएसआई है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये उसके फाउंडर हैं। ठीक है, जो आईएसआई, आप में से बहुत सारे बच्चे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, एमए एंट्रेंस के लिए, मैं बता दूं बेटा महालोनोबिस उसके फाउंडर हैं। जैसे एग्जांपल डीएससी है, डीएससी का फाउंडर कौन है, वीके राव। जैसे डीएससी के फाउंडर वीके राव हैं, ऐसे आईएसआई के फाउंडर महालोनोबिस हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली महालोनोबिस मॉडल की डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली बेटा। महालोनोबिस एंड नेहरू, नेहरू जी। ठीक है, तो बेटा मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। तो इन दोनों ने एक मॉडल बनाया था, ये दोनों है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, नेहरू जी और महालोनोबिस जी। इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिस मॉडल का बेसिकली टारगेट था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी गुड्स इंडस्ट्री, हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिकली इनका टारगेट ये था कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज होंगी तो हम लोग बेसिकली ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हैवी गुड इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि अगर हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें बनाने की इंडस्ट्री बनाते हैं, मतलब हमें ना बड़ी बड़ी मशीनें बनानी है। ठीक है, जो पहले बड़ी बड़ी मशीनें इंपोर्ट होती थी, अब हमें उन मशीन को इंपोर्ट नहीं करना, अब उन्हें बेसिकली या तो उन्हें एक्सपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट भी नहीं करना, कम से कम अपने लिए तो हम खुद ही बना लें। तो उनके लिए जो इंडस्ट्री लगनी थी उसे बोला गया हैवी गुड्स इंडस्ट्री। उसका फायदा बस ये था, वो ये कहते थे कि जब हम लोग हैवी गुड इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे ना, तो हमारा बेसिकली इंपोर्ट पेमेंट बहुत कम होंगी, इंपोर्ट पेमेंट, समझ रहे हो। तो ऐसा होता था कि उस टाइमिंग में इंडिया को बड़े बड़े हैवी गुड्स की जरूरत होती थी। मान लो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेवल की चीजें हो गई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हैवी गुड्स चाहिए थे, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए थी, तो वो बेसिकली इंपोर्ट की जाती थी। और जब वो इंपोर्ट होते थे बट उनकी पेमेंट होती थी, और वो बेटा पेमेंट बहुत बहुत ज्यादा हाई पेमेंट्स होती थी। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो होता क्या था बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया बेसिकली टारगेट कर रहा था उन पॉलिसीज को जिसमें कंट्री की ग्रोथ हो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती थी कि हम लोग फोकस कर रहे थे अपनी कंट्री के कंज्यूमर गुड्स पर। बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी फोकस्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड मतलब कंज्यूमर गुड हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे थे कंट्री के लिए,
लेकिन हम हैवी गुड्स यानी कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब लॉजिक क्या था कि हम जब उस टाइमिंग में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारा टारगेट बस इतना सा हो गया था कि हम अपनी कंट्री को ग्रो करना चाहते हैं। अब जब ग्रो करना चाहते हैं तो चलो कोई बात नहीं, ग्रो कर लो जी, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो ग्रो करने के चक्कर में जो हम हैवी गुड्स इंपोर्ट करते थे उनकी बहुत ज्यादा हाई पेमेंट होती थी, ठीक है। देखो बेटा, जब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड होती है, टेक्नोलॉजी किसी और की होती है और मुझसे टेक्नोलॉजी सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो बट उसकी पेमेंट भी हाई होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो हाई पेमेंट होती थी, तो यानी हम इंपोर्ट ये करते थे, एक्सपोर्ट ये करते थे, और इसकी पेमेंट बहुत ज्यादा कम होती थी, लो पेमेंट। लो पेमेंट का मतलब हो गया क्योंकि बेटा गुड्स से बेसिक लेवल की हुआ करते थे ना, जो कोई भी कंट्री बनाते हैं, और हाई पेमेंट इनकी हुआ करती थी। तो थोड़ा सा यहाँ से लो पेमेंट हमें कह सकते, तो एक्सपोर्ट पेमेंट, एक्सपोर्ट अमाउंट। अब चलो ऐसे मान लो, अब ऐसे मान लो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऐसा होता था। तो सोचो जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट जब इस टाइप से, अब अगर आप सोचते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखते हो तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ इंपोर्ट, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो इकोनॉमी का टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होता था और इकोनॉमी का वेलफेयर भी कम होता था। तो मैं ये मानता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट कि कहीं ना कहीं नेहरू जी और मोहनलाल जी बिल्कुल सही थे, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली दिख रहा था कि इकोनॉमी का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है या फिर वेलफेयर जो है टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है। तो इस वजह से दे फोकस्ड ऑन टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली उनका टारगेट ये था कि वो अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लिया, तो बेसिकली दे टारगेट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ठीक है बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इन विच हम लोग क्या करने लगे थे, हम लोग बिकम्स, जो ये हम लोग ये टारगेट कर रहे थे, हम लोग जो हैवी गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, अब हैवी गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें एंड बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ हैवी गुड्स, बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ हैवी गुड्स। मतलब ये चाहते थे। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग भी सोचते हो कि यार हम, जैसे आप सोचते हो ना यार हम समय से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, समय से हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं और वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो मतलब ये भी वो कोर्स करे हुए जो हमने कोर्स कर रखा है। मान लो इकोनॉमिक्स वाला बात, उसके बाद तो मैंने डीएससी फिर यूपीएससी फिर पीएचडी वगैरह करा हुआ, लेकिन ये बात है कि आपको माइंड में आता होगा ठीक है ना, इन्होंने तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स से स्टार्टिंग करी है, हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो एक दिन हम भी पढ़ाएंगे, या वो या फिर जितनी नॉलेज इनने उतनी नॉलेज हमें भी हो जाएगी एक दिन। तो आप वो एक दिन के बारे में सोच रहे हो, वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट आज सोच तो रहे हो। वही चीज वाली है कि नेहरू जी सोचते थे कि आज जो हम आज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्री हमें एक्सपोर्ट कर रही है, हम उसके एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम हाई पेमेंट दे रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो जब हम उस गुड के एक्सपोर्टर बन जाएंगे तो कोई और कंट्री हमें भी उसके बहुत अच्छा अमाउंट देगी, तो हमें हमारी कंट्री ग्रो करेगी। एंड इम्पोर्टेंट बात क्या है, उनका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि हैवी गुड्स बना के खामोश हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू देम बेसिकली हैवी गुड्स further used of production of further use in production of consumer goods। जैसे मान लो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, ठीक है, फूड है और बहुत ज़्यादा बेसिक गुड्स हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मली एक डेली बेसिस पर, तो उन गुड्स की फर्दर प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, उन अच्छे अच्छे लेवल पर गुड्स की प्रोडक्शन हो सके, उसके लिए हमें जो मशीन चाहिए उनकी प्रोडक्शन हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये नेहरू जी का टारगेट था, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि गलत तो नहीं था ये, ठीक है, ठीक था उनके हिसाब से भी। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको साथ साथ बताता ही चलता हूँ कि हमारी कंट्री बेसिकली महाल ओलंपिक्स, इसको महाल ओलंपिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, और नेहरू जी मॉडल भी बोलते हैं, नेहरू एरा। तो अगर मैं इसको महालोनोबिस मॉडल के नाम से अगर बोलता हूँ तो इसका मतलब था बेटा, इसका मतलब था कि हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। इसी मॉडल का मतलब ही था दे फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिश द हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट करनी है तो स्ट्रेटजी बनाओ हैवी गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर,
ठीक है। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट क्या था, बात ये पूछी जाती है कि इसके पीछे के रीजंस क्या था। तो बड़े इसके रीजन का, इसके पीछे रीजन बस ये था कि वो बेसिकली उनका टारगेट था कि वो रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना चाहते थे। दे वांट्स टू रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, रैपिड लॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ उनका टारगेट था, बहुत तेजी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़े। ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी का बेटा बेसिकली बहुत बड़ा मेजर पार्ट था कि हमें कंट्री को ग्रोथ करनी थी, और वो किसी भी तरह से हम लोग बेटा तो किसी भी तरीके से करें। ठीक है, हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर था कि इसका जो आउटले था, अगर हम कहते हैं कि रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, जो कि हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट था, उनके अकॉर्डिंगली जो इसका आउटले था, आउटले बेसिकली था टू इंट्रोड्यूस बेसिक हैवी इंडस्ट्री। देखो, जहां उन्होंने हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो बेसिक हैवी इंडस्ट्री पे आ गए। अब बेसिक हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, वो बेसिकली वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमी के बेसिक कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक तो बेटा हैवी गुड्स इंडस्ट्री हो जाती है वो बड़ी बड़ी क्रेन बनाना, ठीक है, बड़े बड़े लेवल की मशीनें बनाना जिनसे और लग्जरियस गुड बनेंगे, जैसे हवाई जहाज बन रहा है। अब हवाई जहाज को बनाने के लिए भी एक मशीन चाहिए। हम उस टाइप की मशीन्स की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उन मशीन्स की जिसका जिसका यूज फर्दर यूज हो, जिसका फर्दर यूज हो इन डेवलपमेंट। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है बेटा 1960s एक ऐसा पीरियड था जो हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये बेसिकली महालनोबिस और नेहरू एरा, नेहरू जी को इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि 1960s में इंडस्ट्रियलाइजेशन फेमस इसलिए हो पाया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए उतना उतना उठ पाया क्योंकि 10 साल पहले इन लोगों ने हैवी गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट किया था। क्योंकि अगर देखो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का मतलब ही ये था कि आपके पास में एक ऑलरेडी 5-7 साल पुरानी कोई बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज का काम चल रहा है। ठीक है, बेसिक लेवल पर काम चल रहा है, और उसका जो नेट आउटकम मिला है वो कभी ना कभी तो मिलेगा। तो वो जो कभी ना कभी हुआ बट वो 1960s में हुआ, जहां आउटकम मिलना स्टार्ट हुआ वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्रियलिज्म को, इंडस्ट्री वाले वर्क को नेशनलाइज कर दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उस चीज को प्रमोट किया गया बड़े लेवल पर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जरा आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड बेटा। देखो बेटा, हम ये मान के चल रहे थे कि अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर ग्रोथ करना है, मैं 1950s की बात कर रहा हूँ और ये जो नेहरू एरा है मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें मतलब अकॉर्डिंग टू देम, अगर इन लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू देम, मतलब जिसमें देम में दो लोग आ रहे हैं, महालनोबिस और नेहरू जी। नेहरू जी देखो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, इसलिए उनको कनेक्ट किया जा रहा है साथ में। तो बेसिकली इसको हम नॉर्मली महालनोबिस मॉडल भी बोलेंगे। ठीक है बेटा, इसको ऑथर ने महालनोबिस ही बोला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इनके अकॉर्डिंगली, वो कहते थे कि हमारी इकोनॉमी में हमें जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बेसिकली हमें इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का मतलब होता है कि आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स बढ़ानी होंगी, और सेविंग्स का बेसिकली डायरेक्टली कंसेप्ट हो जाता है, जहां आपने सेविंग बढ़ाई वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व टू परचेज टू इंक्रीज दी कैपिटल गुड्स या फिर कैपिटल अमाउंट, है ना। जैसे बात मान के चलते हैं कि इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स। अब सोचो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स से मैं ये नहीं कहता कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करो, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करो, और कैपिटल गुड्स इन्वेस्ट करते तो K/Y दैट कैपिटल आउटपुट रेशियो वो बढ़ जाएगा। अब इसका बढ़ने का सेंस क्यों हो रहा था, जैसे K/Y ये बढ़ जाएगा या फिर Y/K ये कम हो जाएगा, दोनों सेंस में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ही मान के चल रहे थे कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ करनी थी,
तो बेसिकली हमें बेटा अपनी इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ाना था, जिससे बेटा हमारा के बाय वाई बढ़ेगा। और शायद आपको पता होगा के बाय वाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हेरोडॉमर मॉडल में थीटा होता था। शायद आपको पता होगा हेरोडॉमर मॉडल का लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर आपको याद हो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इक्वल्स टू एस अपॉन में थीटा माइनस का डेप्रिसिएशन। तो उनके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म ग्रोथ कांस्टेंट होता था जी, हेरोडॉमर मॉडल के अकॉर्डिंगली। हेरोडॉमर के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म ग्रोथ कांस्टेंट होता था। लेकिन 1956 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर सोलो मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिन्होंने कहा था कि सेविंग बढ़ेगी, अगर सेविंग बढ़ेगी तो बेसिकली इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ेगी। समझ रहे मेरी बात? तो कंसेप्ट यही था कि अगर हमें इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है तो हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब उनके हिसाब से बात करें तो हम लोग हमारे पास बेटा ले देख के सिर्फ दो ही सेक्टर्स थे जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। कौन कौन सा सेक्टर बेटा? एक तो था कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, ठीक है, और एक था बेटा कैपिटल गुड्स सेक्टर। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो कैपिटल गुड्स मतलब के, कंज्यूमर गुड्स मतलब सी। और हम बेसिकली हम इसे एक्सपोर्ट करते थे और इसे हम लोग इंपोर्ट करते थे, जैसे मैंने बताया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर 1950। लेकिन आफ्टर दैट वी बेसिकली फोकस्ड ऑन, आफ्टर वी फोकस्ड ऑन, बेसिकली आप ये कह सकते हो टारगेट इट, हम लोगों का टारगेट क्या? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर ना। अब एक आगे की अगर मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ बेटा आप लोगों से, तो देखो पॉइंट ये था कि क्यों ऐसा हो रहा था, कि हम क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे ध्यान दे रहे थे। देखो बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो महालनोबिस मॉडल था, महालनोबिस मॉडल ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था। यानी अगर हम बात करें अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा था एरियाज वो थे बेटा हमारे एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्टेशन। ये इंपॉर्टेंट एरिया थे जहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में हम लोगों ने टारगेट किया था। ठीक है, लेकिन इनका जो मेन टारगेट था, बेसिकली इनका जो मेन टारगेट था बेसिकली वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इनका ये कंसेप्ट कंफर्म था कि हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, इसीलिए हम लोग अपने बेसिक चीज़ों को मेंटेन कर लें। अब आप बोलो सर एग्रीकल्चर से क्या हेल्प होती थी, तो बेटा एग्रीकल्चर से हमारा फूड ग्रेन्स बनते थे, जिनसे जिनसे जो लेबर काम करते थे वो उसको बेसिकली फूड प्रोवाइड होना था। इरिगेशन वही वाला एग्रीकल्चर एरिया में इरिगेशन। ठीक है, पावर, पावर मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस्ड होगा तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री को उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो जाएगा वही कि जितना अच्छा रूट अच्छा होगा उतना अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये बहुत बेसिक प्लान था, स्टार्टिंग था। तो इसमें क्या था कि स्टेट को स्पेशली जो है बोला गया टू फॉलो इट, बेसिकली स्टेट्स फॉलो द 5 ईयर प्लान। समझ रहे हो? 5 ईयर प्लान पहले देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी प्लानिंग वो कर दी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल देता उस टाइम कि हम बहुत टाइम तक मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि आप इन सब चीज़ों का बेसिकली टारगेट करेंगे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मॉनिटर करोगे और इन सब चीज़ों को भाई फॉलो करोगे। ठीक है, और इसी एरिया में, इसी टाइमिंग में, इसी एरा में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, they also target on to increase, basically to increase the savings rate। उस टाइमिंग में सेविंग्स रेट को भी बढ़ाया गया जिससे क्या होता था, इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट पड़ता था। और इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट का मतलब ये हो जाया करता था, जो इन्वेस्टमेंट हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लगी, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो इन्वेस्टमेंट लगी उसका एकदम से नेट बेनिफिट मिला हमें सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जितने भी हमने पॉलिसी लगाई उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला इन दिस सेकंड 5 ईयर प्लान। एंड सेकंड 5 ईयर प्लान को ही हम लोगों ने बोला महालनोबिस मॉडल। ठीक है,
सेकंड 5 ईयर प्लान का जो बेसिस था वो महालनोबिस था। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपको पता ही है, इसमें बस 2 ही टारगेट इन्होंने रखे थे। एक हमारा हो गया था हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है, हैवी इंडस्ट्रीज, और दूसरा था जी बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा था जी बेसिक इंडस्ट्रीज। अब बोलोगे सर हैवी इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री में फर्क क्या हो गया? देखो बेटा, हैवी इंडस्ट्री हो गई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनों वाला। यानी जो बेसिक इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीनें लगती थी उनका प्रोडक्शन करने के लिए जिन मशीन की जरूरत होती थी वही होती थी हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो बेसिक कमोडिटी बेसिक इंडस्ट्री में जो मशीन बन रही थी, अब आप बोलोगे सर बेसिक इंडस्ट्री की मशीन की क्या है? द फर्दर यूज फॉर कंज्यूमर गुड्स, फर्दर यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हम बेसिक इंडस्ट्री की जरूरत पड़ रही थी। इसके लिए हमें हैवी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस, जो हैवी इंडस्ट्री को बच्चा जो बेटा टारगेट करना पड़ा। ठीक है बेटा, अब जैसे अगर बात करें कि किस टाइप की प्रोडक्शन में हम लोग ध्यान देते थे, दैट वाज टाइम में स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, कोल, केमिकल फैक्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस टाइप के बेटा उस टाइम पे ये मशीनें थी, ये डिस्कशन होते थे बेटा। देखो एक कंप्लीट डिस्कशन थे हमारे हैवी इंडस्ट्री पे। उसके बाद में एक उसके बाद बेटा दो इकोनॉमिक्स टाइम, आफ्टर दैट इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, इसका बेटा क्रिटिसिज्म भी हुआ। और क्रिटिसिज्म जैसा कि आप लोग जानते हैं वकील ब्रह्मानंद, ठीक है, वकील ब्रह्मानंद, दो इकोनॉमिक्स थे ये, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा और बेसिकली इनका टारगेट ये था, ये कहते थे कि हमें कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान देना, वी हैव टू फोकस ऑन कंज्यूमर गुड्स। देखो ये भी कहने के सही थे, ये बेसिकली फोकस कर रहे थे कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन पर। ठीक है, इनका कंसेप्ट ये था कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, इनका कंसेप्ट ये था, ये कह रहे थे कि हमने माना कि आपको हैवी गुड्स बनाना है, अब बनाइएगा, लेकिन अभी इंडिया आज़ाद हुआ है और अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरा है, बहुत बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। इंडिया में अभी पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया में नेगेटिव लेवल पे चल रही हैं। तो सो दैट वकील ब्रह्मानंद, इन दोनों इकोनॉमिक्स ने बेसिकली ये बोला कि आप कंज्यूमर गुड्स पे पहले फोकस करो, उसके बाद आप हैवी गुड्स पर आओ। ठीक है, तो बेटा इसीलिए ही वकील ब्रह्मानंद के मॉडल को यहाँ पे क्रिटिसिज्म माना गया है महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तो अब बेटा देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इस आर्टिकल का जो मैंने शॉर्ट नोट बनाया है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको, आपके इसके बेटा शॉर्ट नोट देख लीजिए, देन ये है शॉर्ट नोट आपके। ठीक है, तो इस शॉर्ट नोट के अंदर बेटा काफी सारी चीज है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आप इसको बेटा रीड करिएगा, यही वाला कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये नेहरू एरा का डिस्कशन है, पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें मैंने एक एक बात जो मैंने डिस्कस करी है वो सारी की सारी यहाँ पर बेसिकली है। ठीक है, देखो महालनोबिस इन सांख्य, ये जो सांख्य है ये यही आईएसआई की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, ये आईएसआई को इन्होंने एक एस्टेब्लिश, इन्होंने ये इसके फाउंडर है आईएसआई के। उसके बाद बेटा महालनोबिस मॉडल को बढ़ाया गया, सपोर्ट किया गया, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी का जो आउटपुट है बेसिकली वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमें वाई बढ़ाना तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। इनका मॉडल कंसेप्टली यही था जो मैंने अभी भी आपसे बेटा डिस्कस किया है। ये फिर यहाँ से मैंने आर्टिकल एक्सप्लेन किया है कि हैवी गुड सेक्टर का मतलब क्या है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली दे मीन ब्रिंग about fast growing heavy goods sector was to invest disproportionately in these machine building complexes। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है कि इस एरिया में आप जो है इन्वेस्ट करो। लॉन्ग बेसिकली द लॉन्ग रन ग्रोथ rate of growth resulting from a Mahalanobis strategy of shifting the investment allocation towards heavy goods would be higher। है ना, heavy goods के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि उसकी ग्रोथ बढ़े, उसकी ग्रोथ से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। even for the consumer sector it as it enhance productive capacity across the economy। उनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा क्रिटिसिज्म ऑफ द महालनोबिस, ये वकील ब्रह्मानंद सर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंगली बताते थे
कि अगर हम इनके क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म था बेटा वो यही था कि इट इम्प्लिसिटली अडॉप्ट्स अ लोअर सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट for the loss of consumption in the short run than could have been the case. ठीक है, और जस्ट उसी के अकॉर्डिंगली बेटा उन्होंने सेकंड वाली इंफॉर्मेशन भी दी थी। मतलब ये आपका फर्स्ट क्रिटिसिज्म था। सेकंड क्रिटिसिज्म था एक आइडियोलॉजी पर, मतलब वो ये कहते थे कि जैसे कि एक मॉडल था, एक आइडियोलॉजी थी, इफ दैट मॉडल एंड द स्ट्रेटजी वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, मोहलनोबिस की आइडियोलॉजी पर बेस्ड मॉडल था। The second criticism begins to make sense only when one is told that the model had been inspired by the Feldman model from the Soviet planning literature. मतलब स्टार्ट ही कहाँ से हुआ? ओनली व्हेन वन इज टोल्ड दैट द मॉडल हैड बीन इंस्पायर्ड, जहाँ से स्टार्ट ही हो गया था कि मिल्टन फ्रीडमैन, आपको बड़ा पता होगा कि मिल्टन फ्रीडमैन वाज द वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली 1944 में भी, ये 1944 में यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड ऑब्वियसली बात है नोबेलिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, और इनको 1950s में नोबेल मिला था इन द रिवर्स रेपो रेट में, तो बहुत बड़ा नाम था ये मिल्टन फ्रीडमैन। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने यही बोला कि जो मालोनोबिस का जो मॉडल है वो बेसिकली इंस्पायर्ड था मिल्टन फ्रीडमैन के मॉडल से। बेटा यही से इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मालोनोबिस ऑब्वियस बात है इसको डिनाइड कर रहे थे। तो हमें कहते थे 1950 हावर्ड, देखो हमारी कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में थी जिसका एम्बिशन बस ये था कि हम ग्रो करें, जैसे कि सोवियत यूनियन ने ग्रोथ करा था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करा, इधर भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये पी बालाकृष्ण इन्होंने क्या और बताइए, जिन्होंने आर्टिकल ऑथर है उन्होंने बताया कि जो हमारा महानोबेल मॉडल था ये इंडिपेंडेंट था बाय द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। रीजन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को चेयरपर्सन थे वो नेहरू जी थे, तो जब नेहरू जी बेसिकली इसके चेयरपर्सन थे तो डिसीजन इनके साइड पे होता था, तो इन पर बेसिकली क्या होता था बेटा, यहाँ से मतलब महानोबेल मॉडल में पॉलिटिशियंस को अलग रखा गया था, क्योंकि बेटा तो मेन टारगेट था कंट्री को ग्रो करवाना। अपोजिशन कुछ बोले इसलिए वो उनकी सुनते ही नहीं थे, ठीक है, वो उनके बेसिकली सुनते ही नहीं थे, तो यहाँ पे उनका मेन टारगेट था टू ग्रो आवर इकोनॉमी। अब जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट और भी दिया गया कि मॉडल हैज टू इनटू एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब ये तीन टारगेट्स थे, ठीक है, ये तीन टारगेट्स की बात की गई है। फिर आगे ये डिस्कशन है बेटा, ठीक है, तो अब इसको बेटा रीड करिएगा पूरा कंसेप्ट को। हाँ देखो क्रिटिसिज्म्स ही हो गए, चलो मान लिया हमने कुछ क्रिटिसिज्म्स तो ऐसे थे जो छुटपुट क्रिटिसिज्म्स थे, लेकिन एक क्रिटिसिज्म ऐसा था जो काफी ज्यादा है हुआ, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था महालनोबिस प्लान का, ठीक है, और वो चैलेंज बेसिकली हम बोलेंगे ब्रह्मानंद वकील अल्टरनेट मॉडल। मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स थे माने गए थे, लेकिन जो वेज गुड्स था ना, या फिर कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था इस मॉडल के लिए, महालनोबिस मॉडल के लिए, जिसका बेसिस रखा गया वकील ब्रह्मानंद ने, ठीक है। वेज गुड सेक्टर का मतलब वही हो गया बेटा कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये है ब्रह्मानंद इज प्रेस्ड टू नेम द वेज गुड्स ही चूजेस कॉर्न एंड क्लॉथिंग, ठीक है, कॉर्न एंड क्लॉथिंग की प्रोडक्शन की बात करी उन्होंने। ही हैड गॉन ऑन टू द लिस्ट 14 आइटम व्हाट वी मेड एस विद फूड ग्रेन एंड टेक्सटाइल्स, मतलब इन्होंने बेसिकली कंज्यूमर गुड्स की बात करी थी जिनका यूज इमीडिएट हो सकता होगा, मतलब जो गुड्स नॉट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, बेसिकली कंट्री के लिए। मतलब कहीं ना कहीं ये भी सही थे, क्योंकि इनका रीजन बस इतना सा था कि वो ये चाहते थे, बेसिकली वो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री पहले ग्रो करे, और हमारी कंट्री के अंदर जैसे वो कहते थे कि मल्टीप्लाई मैकेनिज्म कैन नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ वेज गुड्स, यार वो कहते थे कि आप मशीनरी को हैवी मशीनरी को प्रमोट कर रहे हो, वो कैसे प्रमोट हो जाएंगी जब तक आपकी कंट्री में वेज गुड्स नहीं होंगे, समझ रहे हो, कि एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट स्पेंड विदाउट वेज गुड्स, एम्प्लॉयमेंट में कैसे बढ़ पाएगा वेज गुड्स के बगैर, ठीक है, जस्ट ये उनके कंसेप्ट थे। फिर बेटा ये अप्रिशियल्स थे, ये डिस्कशन है, ये बस पूरा का पूरा वही मॉडल है वेज गुड्स के बारे में, कुछ कंसेप्ट थे यहाँ पर भी, ठीक है।
नाउ ये सेकंड थर्ड ऐसे करते करते बड़े ये काफी सारी चीजें डिस्कस करी इन्होंने वकील ब्रह्मन जी ने। ओके नाउ अब फिर यहाँ पे डिस्कस किया गया कि लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बेसिकली लिंक बिटवीन agriculture and industry. Mahalanobis had instantly recognized that in the 1950s, Indian agriculture growth was severely constrained by the availability of the most basic kind of industrial inputs. मतलब वो ये कहते थे कि 1950s के टाइम में एग्रीकल्चरल ग्रोथ मतलब चलो चल रहा था, एग्रीकल्चर में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडस्ट्रियल इनपुट्स की, ठीक है, और बेसिक लेवल पे। अब जैसे एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर एरिया के अंदर कुछ ऐसी मशीनरी फॉर इरिगेशन, या सोचो इरिगेशन है, तो इरिगेशन के लिए हमें कुछ मशीन्स चाहिए, ऑब्वियसली बात है मोटर चाहिए, जो मोटर वाला पानी दूर दूर तक पहुंचाए इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब बारिश के पानी पे तो बहुत टाइम बहुत हम डिपेंड नहीं रह सकते थे, तो क्या होता था कुछ जो मशीनें आती थी इरिगेशन फैसिलिटीज वो बाहर से आती थी और वो थोड़ी सी हैवी कॉस्ट पर होती थी। तो महालोनोबिस ने बोला कि अगर हम इंडस्ट्री एरिया पर फोकस करेंगे तो उससे हमारा एग्रीकल्चर पर भी ऑटोमेटिकली फोकस्ड होगा, ठीक है। अगर हम अपना इंडस्ट्री एरिया फोकस रखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस होगा, जिससे कि ग्रोथ मिलेगी कंट्री को, ठीक है बेटा। तो यही इन्होंने डिस्कशन किया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर बेटा ये डिस्कशन रहे। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया को सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का इनकम लेवल भी बढ़ेगा। अदर कंसर्न्स के बेसिस पर उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का आर्टिकल दिया, फिर उन्होंने एक्सप्लेनेटेड ग्रोथ ऑफ इनकम बताया कि यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लायर इफेक्ट बताया। क्या था जो मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो क्या था जी, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ेगा ना, फिर कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन के लिए हमें जो आप बेसिक गुड प्रोड्यूस करना चाहते हो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर बेसिक गुड्स या डिमांड फॉर वेज गुड्स, अगर आप जिनकी बात करो वेज गुड्स की। तो कहीं ना कहीं दोनों ऑथर दोनों के प्लान्स आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे और अपना अपने वाले पॉइंट को डिस्कस जो आगे बढ़ा रहे थे। अब जैसे कि इन्होंने और काफी सारी बातें बताई कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर रेलवे भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब आप ये सोचो रेलवे को भी, अगर रेलवे में सपोर्ट मिलेगा, रेलवे अगर बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से भी तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी। अच्छा यहाँ पे नेहरू जी की स्पीच है जहाँ पे नेहरू जी ने बेसिकली द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ गोल टू रेज इनकम्स वाज अडॉप्टेड इवन बिफोर द महालनोबिस मॉडल दैट हैड अनग्रेड द सेकंड प्लान वाज रिटन डाउन। मतलब नेहरू बेसिकली इसके अंदर नेहरू जी ने अपनी स्पीच के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया। यहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली ये था कि कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो तभी कंट्री ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, ठीक है। ये भी उनका एक कंसेप्ट डिस्कशन है। नाउ ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आती है। तो बेटा यहाँ पे आखिर में नेहरू जी की स्पीच है, स्पीच ऑफ नेहरू जी। तो ये स्पीच है और नेहरू जी ने बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पर सपोर्ट किया है, ठीक है बेटा। नाउ बेटा अब आपके सामने ये मैंने कुछ कंक्लूजन रखे हैं, ठीक है, कंक्लूजन्स हैं नेहरू जी के, तो जरा इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेहरू जी ने यहाँ पे कंक्लूड किया है। ओके तो ये कि आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। दूसरा अचीवमेंट ऑफ नेहरू एरा के पी बालाकृष्णन स्टेट दैट ही होप्स that this paper restores some perspectives to the recent economic history of India. The Nehru era witnessed the recovery of India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम नेहरू जी का था, तो इसलिए वो नेहरू एरा बोला गया, वो रिकवरी ऑफ इंडिया का एक विटनेस थे उसके लिए। एंड उन्होंने ग्रोथ होते हुए देखी थी अपने उस एरिया में, अपने उस एरा में, ठीक है। बाकी नेहरू जी के यहाँ पे कुछ कंसेप्ट डिस्कस और हुए हैं, तो देखो बेटा आप रीड करिएगा, आपके सामने मैंने रख दिए सारे कंसेप्ट्स, ठीक है बेटा। तो दिस इज द ऑल कंसेप्ट, ये हमने बेटा कंसेप्ट डिस्कस किया है। होप सो बेटा मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखो बीच में काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो वैसे तो मैंने अवॉइड करी है, बट आप टाइम हो तो आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन काफी सारी चीजें बेटा मैंने डिस्कस कर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को जो आपने देखा होगा बेटा, अब इसकी बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस का कीवर्ड बता देता हूँ। एक तो डिस्कशन होगा कि
के what are the major areas which were focused at the time in the first 5 year plan, ठीक है, and second 5 year plan, मतलब areas फोकस्ड एरिया, अच्छा टारगेट फोकस्ड एरियाज की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फोकस्ड एरियाज इन फर्स्ट 5 year प्लान और साथ साथ बेटा सेकंड 5 year प्लान। तो बेसिकली मैं आपको कीवर्ड में बता रहा हूँ, तो बेटा क्वेश्चन फ्रेम करना वो तो मैं आपको बाद में क्वेश्चन फ्रेम करके भेज दूंगा ऑन द स्पॉट। मतलब बात हो रही है कि फर्स्ट 5 year प्लान के एरियाज बताओ, सेकंड 5 year प्लान के एरियाज बताओ, एक तो ये एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा आपको महालोनोबिस मॉडल को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन बिटवीन दी मॉडल, बिटवीन दी बोथ मॉडल जो बेसिक मॉडल स्टार्ट मतलब जो मेन मॉडल से एक वकील ब्रह्मानंद मॉडल और एक हमारा दूसरा मॉडल दैट बेसिकली महालोनोबिस मॉडल, कंपैरिजन बिटवीन बोथ मॉडल्स। एंड उसके बाद का जो बेटा हमारा डिस्कशन पॉइंट है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म्स ऑफ महालोनोबिस, क्योंकि महालोनोबिस मॉडल को ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेजेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब देखो ये फ्रेम बहुत अच्छा से हो सकता है क्वेश्चन दिए, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए यहाँ पे, ये फ्रेम अच्छे से हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी हो आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है बेटा, आपको कंक्लूजन लिखना है हर क्वेश्चन में। यानी अगर मान लो को क्वेश्चन भी आता है, आपको क्या लिखना है कि मान लो वो क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन में पहले आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा है, तो पहले तो आपको मेन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने पूछा क्या है। मान लो महालोनोबिस, तो महालोनोबिस मॉडल के बारे में वो कांसेप्ट एक्सप्लेन करके उन्होंने पूछे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, आपको वो जो क्वेश्चन जिस आर्टिकल से है, उस आर्टिकल में उस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आर्टिकल एक्सप्लेन करना है आपको, लेकिन आर्टिकल को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि लगे ना कि आप बस कहानी लिख रहे हो, मतलब आपको लगेगा कि आप कनेक्टिविटी लिख रहे हो। एंड थर्ड, आपको उन दोनों का रिलेशन लिखना है कि उस आर्टिकल में रिलेशन बिटवीन आर्टिकल एंड टॉपिक, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आपको आंसर लिखना, तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमने अपनी क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ा, तो होप से आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।